जय हिंद। कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों की एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। तो देखिए, हमने एक वीडियो बना चुके हैं जो कि भारत के प्राचीन इतिहास का था, और आज हम ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। जो कि सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए कि क्या दिया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। देखिए, इसके बारे में क्या बोला जा रहा, कि भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो 1206 से 1210 तक गद्दी पर थे। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति के थे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति के थे। ठीक है। बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे एक दास था, तभी तो उसे गुलाम वंश या दास वंश के नाम से जानते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को एक दास के रूप में कौन व्यक्ति खरीदा था? तो वह निसापुर का एक काजी था, जिसका नाम क्या था? फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने उसे क्या किया था? खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल किया और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ठीक है। ऐबक बचपन से ही अति सुशील स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण उसे कुरान खां के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया। उसे उसे गौरी ने खरीद लिया। मतलब पहले तो जो वो खरीद लेते हैं, उसके बाद उसको पुनः से फिर से कौन खरीद लिए? तो निसापुर से गजनी लाया गया और उसे गौरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी ने उसे अमीर ए आखुर के पद पर प्रोन्नत कर लिए, और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो गया। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था, उसी को भारत में तुर्क राज्य का संस्थापक भी माना गया। गौरी के मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिक द्वारा आमंत्रित करने पर वह पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथों में लिया। अब उसने अपने राज्याभिषेक मोहम्मद गौरी की मृत्यु के 3 माह के बाद अर्थात 1206 ईस्वी में कराया। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया है। उसने केवल मलिक और सिपहर सालार की पदवियों से अपने को संतुष्ट रखा। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक को ऐबक से दास्ता की मुक्ति 1208 ईस्वी में मिला। ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट प्रश्न थे। चलिए सेकंड में आइए। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। चलिए, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक क्या है? मस्जिद है। देखिए, अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श अर्थात लाखों को देने वाला, मतलब लाखों रुपया दान दे देता था, ठीक है ना, के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी को दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारता था। इसकी एक उपाधि कुरान खां भी थे और इसे लाख बख्श भी थे। मतलब 2 उपाधि हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक के, लाख बख्शी और कुरान खां। कुरान अच्छा पढ़ता था इसलिए कुरान खां, लाखों का दान देता था इसलिए लाख बख्शी। देखिए, साहित्य से अनुराग्य था, स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालिक विद्वान हसन निजामी और फक्र ए मुदबिर
को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मासिर की रचना किया। ऐबक ने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। तो कुतुब मीनार का कार्य किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार का पूरा कार्य संपन्न किसके द्वारा किया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा यह पूरे कार्य संपन्न किए गए। ठीक है, चलिए, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? तो अभी हमने बताया इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार पूरा किया गया। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। चलिए आगे चलिए। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया है? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखिए, गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गया। गौरी ने मोहम्मद शाम या मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1911 में हासी अख्ता या इख्ता प्रांत प्रदान किया। 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत की विजय भागों का प्रशंसा संभाला। और इस अवधि में ऐबक ने उत्तर भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। प्रश्न क्या कह रहा? बिहार में प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे? तो बख्तियार खिलजी। अर्थात बिहार में प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी थे। चलिए आइए। मोहम्मद गौरी एक साधारण दास। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय किया तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार के तहस नहस कर राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां के शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भारत निकला। ठीक है, तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट किया। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ले लिए। वहां कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते ए नासरी में बिहार में उसके हमले के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा, बिहार में तुर्की सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन थे? इब्न बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो इब्न बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्की सत्ता का वास्तविक संस्थापक थे। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहां से प्राप्त हुआ? तबकाते ए नासिर से। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहां से प्राप्त हुआ? तबकात ए नासिरी से। चलिए, नालंदा विहार का विध्वंस किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विहार को किसने विध्वंस किया? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, उस इल्तुतमिश का। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, इल्तुतमिश का। ठीक है, इल्तुतमिश के काल में 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान किया। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन
दार उल इस्लाम का एक भाग बन गया था। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए। इल्तुतमिश, क्या पूछा जा रहा है? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसे? तो मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। ठीक है, चलिए देखिए, इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ी में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया। ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हैं। बलवन के बारे में ये शब्द किसने कहा है? तो जिया उद्दीन बरनी। राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हैं। बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा? जिया उद्दीन बरनी के द्वारा कहा गया। चलिए आ जाइए। बलबन के बारे में जिया उद्दीन बरनी यह कहता है कि राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन दिल्ली सल्तनत काल के दौरान गुलाम वंश का शासक था और उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया। तो रक्त एवं लौह की नीति बलबन के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह कहा है? तो अकबर के बारे में कहा है। प्रश्न फिर से सुनिए। भारत के एकीकरण के बाद मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह कहा है? तो अकबर के बारे में यह कहा है। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा। पीआर त्रिपाठी मुगलकालीन सम्राट अकबर के बारे में यह लिखता है कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व एवं पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, चलिए फिर क्या पूछा जा रहा। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है, जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द किसने लिखा? तो एल श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया है। देखिए क्या बोला जा रहा। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से पराजित कराने का श्रेय जाता है, जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाना है। यह शब्द किसने दिया? एल श्रीवास्तव के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एल श्रीवास्तव अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखता है कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है, जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा। अगला प्रश्न, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, जिसने शासन के सिद्धांत के राजाओं के ऐश्वर्य अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादन किया है? बलबन। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ऐश्वर्य अधिकार सिद्धांत के शासन का प्रतिपादन किया है?
तो वह थे बलबन। अर्थात बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ऐश्वर्य अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही और ईश्वर का प्रतिबंधी है। उसने पुत्र बुगरा खां से कहा है कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। किसी दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया तो बलबन के द्वारा। तो रक्त एवं लौह की नीति बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजस्व सिद्धांतों की दो मुख्य विशेषता थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के बाद है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्य की आलोचना का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो रक्त एवं लौह की नीति बलबन के द्वारा अपनाया गया था। तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो बलबन के। तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो बलबन के शासनकाल। आ जाइए, तुगरिल खां ने बलबन के काल में विद्रोह किया था। यह विद्रोह बंगाल के अमीन खां की नियुक्ति के विरुद्ध में हुआ। कालांतर में बलबन के बंगाल अभियान से डरकर तुगलिक खां भाग गया था। चलिए अगले प्रश्न क्या कहा जा रहा? जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह एक शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? देखिए प्रश्न हम फिर से पढ़ देते हैं। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो यह जो सुल्तान थे वह अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है, देखिए जिलाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूं उसी को करने की आज्ञा देता हूं। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राज्य पद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा। इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं किया। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमनीन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा है। चलिए अगले प्रश्न आइए। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया है? तो इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? ऑप्शन ई जाते हैं इसका सही आंसर। देख लेते हैं क्या निकलता है। विकल्पगत किसी भी सुल्तान ने खलीफा के शक्ति का विरोध नहीं किया है, अर्थात आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, कोई विरोध नहीं किया है। ठीक है, इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त जरूर की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त किया था।
जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया। केवल मुबारक खलजी था जिसने स्वयं को खलीफा उपाधि ली थी। इस तरीके उसने खलीफा के सत्ता का विरोध किया था। ठीक है, तो मुबारक खलजी था। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रसिद्ध सेनापति में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया? जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया? तो जफर खां का। देखिए, अलाउद्दीन प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। उसने अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए थे। ठीक है, तो जफर खां की मृत्यु हुआ था। चलिए आगे चलिए, अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो यह शेर खान के द्वारा कहा गया था। क्या कहा जा रहा? इसमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि पहुंचाएगा हुमायूं को? तो यह शेर खान के द्वारा ऐसा कहा गया था। चलिए, बंगाल अभियान के समय शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि वह बिहार हुमायूं को सौंप देगा यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह 10 लाख दिनार वार्षिक पहुंचाएगा हुमायूं को। चलिए देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा। 22 नंबर, रानी पद्मिनी जो पद्मावती थी वही रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मावती के पति का क्या नाम था ये पूछा। तो राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह। देखिए, पद्मिनी की कहानी के आधार पर 1540 ईस्वी में मलिक मुहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत, देख लीजिए यहां से प्रश्न देखिए बीपीएससी कैसे पूछेगा। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? तो जायसी, मुहम्मद जायसी है। ठीक है, अब इस पुस्तक में क्या लिखा गया है कि इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था। उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। सभ्यता इसी आधार को मान करके मलिक मुहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किया और उसमें उसके पति का नाम राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। ठीक है, तो रानी पद्मावती के पति का नाम राणा रतन सिंह और चूहड़वा के नाम अलाउद्दीन खिलजी जो उसी के चक्कर में बवाल मचाया था। ठीक है ना। चलिए, कहानी से तो आप सब वाकिफ होंगे ही होंगे। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। देखिए, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाधित होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया, परंतु 1305 ईस्वी से 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिसके कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुए और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। देखिए क्या पूछा गया
किस किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुआ? तो वो अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। देखिए, अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क अर्थात राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति या इनाम या इंदरात या पेंशन तथा वक्फ वक्फ आदि के रूप में मिले थे। खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ। तो खालिसा भूमि फलतः क्या हुआ? अधिक पैमाने पर विकसित हुआ। चलिए अगले प्रश्न को बताइए। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अ से अलाई दरवाजा और अ से अलाउद्दीन खिलजी। और देख रहे हैं कि 42वें बीपीएससी में प्रश्न दागा जा चुका है। चलिए, अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। चलिए, कुतुब मीनार का नींव किसने रखा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा कार्य किसने के द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और इसी के नजदीक में अलाई दरवाजा बनाया जा रहा था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसका निर्माण लाल पत्थर तथा संगमरमर के द्वारा 1311 ईस्वी में यह बनकर के तैयार हो गया। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर गुंबद है तथा इसके चारों दीवारें में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। ठीक है, इस प्रकार अलाई दरवाजा बनाया गया। चलिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने सबसे ज्यादा नहर का निर्माण किया? फिरोज शाह तुगलक। देखिए, फिरोज तुगलक के शासनकाल में भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने का कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के बाद हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों के पानी प्रयोग में लाते थे और अपने पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था, तो सबसे ज्यादा नहर बनाने वाला फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है, चलिए, साथ में यहाँ क्या कहा जा रहा? राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था। प्रश्न इधर छूट गया क्या? एक प्रश्न, चलिए एक प्रश्न छूट गया। क्या कह रहा? फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दार उल सफा क्या था? तो एक प्रकार का खैराती अस्पताल था। ठीक है, दार उल सफा क्या थे? तो एक प्रकार का खैराती अस्पताल था। देखिए, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दार उल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी किया और उसमें कुशल हकीम भी रखा था। चलिए अगले प्रश्न, चलिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारी को रोजगार दिलाया? तो फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? फिरोज तुगलक। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। चलिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने दास का बहुत बड़ा शौकीन था। ठीक है, उसके समय में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 तक था। ठीक है, उसकी देखभाल के लिए पृथक दीवान ए बंदगान का गठन किया और उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखते थे। ठीक है, तो दास का शौकीन सबसे बड़ा कौन था? तो फिरोज तुगलक थे। चलिए अगले प्रश्न आइए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने का उपाय किया? तो फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया? तो फिरोज तुगलक। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपने
अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगाए और अलाउद्दीन के 30 पुराने बाग को फिर से लगाया था। ठीक है, तो इसमें लगभग 1200 नए बाग लगाए थे कौन? फिरोज शाह तुगलक। इसीलिए यह फलों के भी बहुत बड़े शौकीन थे। चलिए, फारसी यात्रा अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय। देखिए, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। चलिए, क्या कहा जा रहा? फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत मतला उस सदाइन व मज्म उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश का। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश राज्य का स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश का स्थापना हुआ था। चलिए, तैमूर के आक्रमण 1398 ईस्वी में तुगलक शासन को कमजोर कर दिया तथा 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु के साथ तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां ने सूबेदार खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार करके एक नए वंश सैयद वंश की स्थापना होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आ जाइए। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने एक नए नगर जहां अब आगरा है? ठीक है, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने एक नए नगर बसाया जहां पर आगरा है? तो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने एक नए नगर बसाए थे। चलिए, क्या दिया? 17 जुलाई 1489 को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासक पर नियंत्रण उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे यागरा नामक नवीन नगर बसा दिया तथा इसी अपनी राजधानी बनाया। तो यागरा का स्थापना सिकंदर लोदी। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे। उसने कृषि और व्यापक उन्नति के लिए प्रयत्न किया। चलिए, नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी समय आरंभ हुआ। देखिए, गज ए सिकंदरी का भी आरंभ सिकंदर ने ही किया, सिकंदर लोदी ही ने किया। उसी समय में आरंभ किया गया। उसने निर्धारण के लिए मुक्त भोजन की व्यवस्था किया। उसके समय में योग्य व्यक्ति की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत किए जाते थे। वह शिक्षित और विद्वान थे। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। ठीक है, उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुल रुखी उप नाम की कविता लिखता है। ठीक है, तो कौन लिखता है? तो सिकंदर के द्वारा लिखा गया। और कौन? तो सिकंदर लोदी के द्वारा लिखा गया। चलिए, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो 2 भाई हरिहर एवं बुक्का। कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। चलिए आइए देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का नामक 2 भाई द्वारा किया गया। इस राज्य की राजधानी हम्पी बनाया गया, जो ये विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे चलिए, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो वो हरिहर द्वितीय था, जो कि बहमनी लोग से गोवा को छीनने वाला। तो विजयनगर का एक प्रतापी शासक हरिहर द्वितीय था। चलिए आगे बढ़िए, क्या कहा जा रहा? 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1407 ईस्वी तक सिंहासन पर बैठा। उसने महाधिराज की उपाधि भी धारण किया। उसने कनार, मैसूर और त्रिचानपल्ली, काची
एयादी प्रदेश को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव का उपासक था। हरिहर द्वितीय किसके उपासक थे? तो शिव के उपासक थे। चलिए, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह। देखिए, गोलकुंडा का युद्ध किसके बीच में हुआ? कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच में हुआ। और ये कृष्णदेव राय कहाँ के शासक थे? तो विजयनगर का। और गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ हुआ? तो कुली कुतुब शाह के साथ हुआ। ठीक है, चलिए, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा। ठीक है, गोलकुंडा में कुली कुतुब वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने किया था। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और कुटनूर के दुर्ग पर आक्रमण किया और वारंगल, कोटमविद आदि के किले जीत लिया। इसके बाद उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। ठीक है, कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच में संघर्ष हुआ और कुतुब शाही सेना पराजित हुआ। चलिए, अगले प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? तो भू राजस्व। अर्थात विजयनगर साम्राज्य जो हरिहर एवं बुक्का दो भाई ने किया, तो उसमें वित्तीय व्यवस्था उसका क्या था? उस विजयनगर का तो भू राजस्व था। क्या था? भू राजस्व थे। चलिए देखिए क्या यहाँ कहा जा रहा कि विजयनगर राजस्व को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त हुई थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारी कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक समुदाय कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि पर भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था। उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूली किया जाता था। भूमि कर नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को उठावने कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में। क्यों? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी कहाँ थी? तो हम्पी ही थी। चलिए, हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। चलिए, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है किससे? तो रक्षा विभाग से। दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित है? तो रक्षा विभाग से। दीवान ए अर्ज अथवा आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाया। यह विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक करवाया, छत्रपति की उपाधि धारण किया एवं रायगढ़ को अपना राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उनके क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्य अभिषेक करवाए थे। चलिए अगले प्रश्न आइए, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन थे? तो अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन थे। देखिए, दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ। जफर खां नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ एवं बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव
संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया और उसका नाम हससान क्या दिया गया? हससानबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन में उसने इसे चार तरफ और प्रांत में भी बनाए थे। प्रांत में क्या किए थे? तो प्रांत में विभाजित किया, गुलबर्गा, दौलताबाद, बराबर और विदरा। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें विजयपुरी में सम्मिलित था। दक्षिण में हिंदू शासक के उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायी को पद और जागीर प्रदान करने के लिए नई प्रथा प्रारंभ किए और उसने हिंदुओं से जजिया ना लेने का आदेश दिया। अगले प्रश्न चलिए। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थे? तो मराठा का भू राजस्व। सरंजामी प्रथा मराठा का भू राजस्व से संबंधित था। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित था। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरजामी भूमि उसके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। चलिए अगले प्रश्न चलिए। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर को इंगित करता है? तो यह जो कर है वह पहला कर खराज कर भी भूमि कर था, उस्र कर भी भूमि कर था, मुतई कर भी भूमि कर था। तो डी नंबर 1, 3, 4 है जो भूमि कर है। ठीक है, चलिए। खराज उस मुक्ति भूमि उत्पादन, खराज उस मुक्ति भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु खुम्स जो लूट का धन था। ठीक है, खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिक में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 भाग राज्य कोष को दिया और 1/5 भाग सैनिक में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन देख लीजिए कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए और उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोड़ दिया गया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व के उपज का 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मतलब बलबन और इल्तुतमिश थे जो 1/3 लेते थे, लेकिन जब से अलाउद्दीन खिलजी बने तो वह आधा लेने लगे, अर्थात 50% लेने लगे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी, लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा, अलाउद्दीन ने राजस्व के निर्धारण भूमि पाईमास के आधार पर किया था, वही मोहम्मद बिन तुगलक बिना पैमास के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। यद्यपि इस प्रश्न का विकल्प सी और डी दोनों सही है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने अंतिम उत्तर सी लिया है, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी को ही सही उत्तर लिया है। ठीक है, चलिए आ जाइए। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो वह सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। शेख बजाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बजाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो वह कौन थे? सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। चलिए देखिए, आइए। भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया 1182 से 1262 ईस्वी से प्रारंभ होता है। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलाउद्दीन सुर्ख यादी हुए हैं। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे।
चलिए अगले प्रश्न आइए, क्या कहा जा रहा है, इन शासक में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ों को 200, 250 या 50-100 इकाई में विभाजित किया? क्या कहा जा रहा है, 200 में, 250 में या 50-100 की इकाई में विभाजित किया था? तो ऑप्शन ई लिया है, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। देखिए क्या कहा जा रहा, इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्ष तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुआ। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250, 500 की इकाई में विभाजित किया था। शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे ई ऑप्शन लिया, अर्थात इस्लाम शाह अगर होता तो उसका सही आंसर होता इस्लाम शाह। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए, क्या कहा जा रहा है, जवाबित का संबंध किससे था? तो यह राज्य कानून से थे। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से थे। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए, क्या दिया, सल्तनत काल में सिक्के टंका कौमा ससगनी एवं जीतल किन धातु के थे? तो चांदी तांबा, चांदी तांबा के थे। क्या पूछा जाए, सल्तनत काल में सिक्के टंका सासगनी एवं जीतल किन किन धातु में थे? तो यहाँ सिक्के टंका जो चांदी में था, सासगनी भी चांदी में था, जीतल जो कि तांबा में था। ठीक है, चलिए इसका देख लेते हैं, आ जाइए। सल्तनत काल में टंका चांदी एवं जीतल तांबे का बना होते थे। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। चलिए, भारत में कागज का प्रयोग कब प्रारंभ किया गया? तो 12वीं शताब्दी में कागज का प्रारंभ किया गया। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए, तबकाते ए नासरी के लेखक कौन थे? तो मिनहाज उस सिराज, तबकाते ए नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज थे। आ जाइए, तबकाते ए नासरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया गया। यह ग्रंथ 23 अध्याय में है। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित और खुतबा पढ़वाया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ऑप्शन ए सही है। देखिए क्या कहा जा रहा, भक्ति आंदोलन में संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुत ने देश का भ्रमण किया। वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनका विचार भिन्न भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषा को उन्नति में बहुत योगदान दिए। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषा में देते थे ताकि वहां के लोग उनके उपदेश आसानी से सुने और समझ सके। इस कारण क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ। अगले प्रश्न आ जाइए, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्य द्वारा कब पराजित हुए थे? तो यह जो मोहम्मद गौरी थे यह गुजरात के चालुक्य द्वारा 1178 ईस्वी में पराजित हुए थे।
आइए देखिए, मोहम्मद गौरी 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय गुजरात का अहिलवाड़ा चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय था। उसने अपने भाई भीम द्वितीय को सेनापति बनाकर भेजा। साथ में उसकी माता नायक देवी भी थे। माउंट आबू पर्वत के पास कासहद के दौरान में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। यह मोहम्मद गौरी भारत में पहली हार थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। निम्नलिखित में से किस किस युद्ध की मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो वह पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा का, ये गलत है। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ है। लेकिन पानीपत का तीसरा युद्ध द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में नहीं हुआ है। तो यह गलत हो गए, इसलिए सी आंसर लिया है। चलिए देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जबकि हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध अप्रैल 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वह नवंबर 1526 ईस्वी में सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य अर्थात हेमू और अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अकबर की सेना की विजय हुई थी। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदमा या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच के लिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदमा या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के दौरान खुत्ता या मुकदम या चौधरी नामक शब्द गांव के सरपंच के लिए उपयोग में लाए जाते थे, जो सल्तनत के लिए राजस्व एकत्र करने का भी काम करते थे। चलिए आगे आइए। तबकाते ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? अर्थात तबकाते ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। तबकाते ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। चलिए, तबकाते ए अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद द्वारा किए गए थे। मुगल कालीन इतिहास को जानने में इस साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरी बस्ती की स्थापना किया? तो कृष्णदेव। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया? तो कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया। देखिए, कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी विजयनगर साम्राज्य के तुलुब वंश का शासक था। इसे विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता था। कृष्णदेव राय अपनी माता नागलंबा के नाम पर नागालंबपुर, जिसे वर्तमान में नागालपुरम कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया गया। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। ठीक है, वहां के शासक वीर वल्लाल तृतीय। दक्षिण भारत की संपूर्ण विजय का श्रेय मलिक काफूर को ही दिया जाता है। ठीक है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, तो उसे मलिक काफूर नियुक्त किए थे, जो कि एक बोला जाता है ये थे हिजड़ा थे। ठीक है ना, तो मलिक काफूर काफी दिमाग लगाया था दक्षिण भारत को जीतने के लिए। ठीक है,
मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप से जाना जाता है? तो रिहला। मोरक्को के यात्री यबन बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो रिहला के नाम से जाना जाता है। आइए, इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को प्रांत में रहने वाला था, जो मोहम्मद बिन के काल में दिल्ली आया। इसने अपनी यात्रा का वृत्तांत अरबी भाषा रिहला या रेहला नामक पुस्तक में लिखा। इसने मोहम्मद तुगलक कालीन नीतियां की आलोचना भी की है। चलिए, फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जो जमा मस्जिद के कौन सी दिशा में है? तो यह जमा मस्जिद के कौन सी दिशा में है? तो दक्षिण प्रवेश के द्वार पर है। ऑप्शन सी सही होगा। देख लीजिए, फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जमा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। फतेहपुर सिकरी को जमा मस्जिद का निर्माण मुगल काल अकबर ने करवाया था। चलिए, अगले प्रश्न आइए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी से। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया था, जहां तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है, तो वे अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया ना तो सुल्तान से मिले और ना ही इनकार किया। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उसने मिलने की आज्ञा मांगी, तो शेख ने उत्तर दिया, मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं। यदि सुल्तान एक दरवाजे से आएंगे तो मैं दूसरे के द्वार बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। वे महबूब ए इलाही के नाम से भी प्रसिद्ध थे। कौन? तो निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, चलिए आ जाइए। 12 मासा की रचना किसने किया? मलिक मुहम्मद जायसी। देखिए, 12 मासी की रचना मलिक मुहम्मद जायसी ने किया था। जायसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आ जाइए। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता। देखिए, कहा जा रहा पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें जिसमें अपने सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्ति किया। बाबर के सैन्य संख्या लोदी की सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशलता सैन्य नीति के चलते विजय श्री ने उसका वरण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभव विहीन व्यक्ति था, जो अपने गतिविधि में बड़े असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। ठीक है, ये बाबर बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो यह किस भाषा में लिखा गया है? तो बाबरी भाषा में। देखिए, मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधित घटना का एक ग्रंथ में स्वयं को लिखा तुजुक ए बाबरी कहते थे। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी। अपितः यह सम्मान फारसी
को प्राप्त हुआ। तो तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा था? तो तुर्की भाषा में लिखा था। ठीक है, चलिए। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 ईस्वी में। देखिए क्या कहा जा रहा, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेर रखा, जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया था। चलिए, निम्नलिखित में क्या पूछा जा रहा, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने। देखिए, हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1564 ईस्वी में करवाया। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गयास ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परित एक बाग की रचना भी की गई है। चलिए, हुमायूं नामा की रचना किसने किया? तो गुलबदम बेगम। हुमायूं नामा की रचना किसने किया? गुलबदम बेगम ने किया। देखिए, बाबर की शहजादी गुलबदम बेगम ने हुमायूं नामा की रचना किया था, जो फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन ने हुमायूं नामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध तिथि के अनुसार सही क्रम पर अंकित करें और युद्ध स्थल के नाम नीचे अंकित करें। तो अब तो इसमें चौसा का युद्ध, देवरा के युद्ध, कन्नौज के, क्या कहा जा रहा है? हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध कौन है और तिथि के अनुसार उसको क्या कहा जा रहा, नीचे अंकित करें। तो देखिए, देवरा के युद्ध, चौसा के युद्ध, कन्नौज के युद्ध और सरहिंद के युद्ध। ये आंसर ऑप्शन डी सही जाता है, जो कि तिथि के अनुसार देखिए हमें सभी को याद रखना होगा कब कब कौन कौन युद्ध लड़ा गया। जैसे देख लीजिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख इस प्रकार है: देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। 1532 ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। तो यह देवरा का युद्ध हो गया 1532। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध, हुमायूं और शेरशाह सूरी से पराजित होना पड़ा। तो चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित हो गया। ठीक है, इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। ठीक है, हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खां या शेरशाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में क्या हो गई थी? वृद्धि हो गई थी। उसने शेरशाह के पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के को भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। बेबस होकर निर्वासित की भांति इधर उधर भटकता रहा था हुमायूं, और 25 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद का युद्ध में विजय हुमायूं ने एक बार पुनः अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस ले आए थे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो यह जो थे शेरशाह सूरी। क्या कहा जा रहा, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो यह शेरशाह के सूरी के द्वारा अपनाया गया था। देखिए क्या कहता है कि बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेरशाह सूरी ने हजरते आला की उपाधि धारण किया था।
1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और शेर शाह की उपाधि धारण किया। ठीक है, और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के भी चलाए थे। तो कौन? शेर शाह सूरी के द्वारा। चलिए, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। देखिए, शेर शाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कालिंजर युद्ध 1545 ईस्वी के दौरान घायल हो जाने के बाद शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। हल्दी घाटी, क्या प्रश्न पूछ रहा? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान थे। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। ठीक है, राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सुर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी छोटी टुकड़ियां शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ भी थे। आगे उसने छापामारी युद्ध का सहारा भी लिया था। चलिए आ जाइए। निम्नलिखित में किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो वह अकबर थे। अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया था। देखिए, मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही जाता है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारियों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन कौमा, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई। वह उसके उत्तराधिकारी के आधार स्वरूप बना। ठीक है, अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत 1562 ईस्वी में दास प्रथा तथा 1563 में तीर्थ यात्रा तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह सती प्रथा को भी रोकने का प्रयास किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारण अपने उपयुक्त चारों बिंदुओं में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, चलिए अकबर ने क्या प्रश्न पूछ रहा? अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कब? तो 1576 ईस्वी में। देखिए क्या कहा जा रहा, 1572 ईस्वी में मुसलमान करा रानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को यह युद्ध में पराजित कर दिया। ठीक है, पराजित कर दिए। ठीक है, और साथ में 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 ईस्वी को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित कर दिया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिए गए। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न क्या कह रहा। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अरे इंग्लैंड वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? जो तो यहाँ इंग्लिश देता, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। डायरेक्ट ध्यान रखिए, भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो अकबर।
अकबर के समय में अर्थात 1600 ईस्वी में ही ना ईस्ट इंडिया 1616 में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होता गठन होता है 1600 ईस्वी में। कंपनी का गठन तो 1600 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए अकबर के समय में ही देखिए दिसंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारी ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्व द्वीप समूह के साथ व्यापार का योजना तैयार किया। इस व्यापारी ने पूर्व देशों के साथ व्यापार करने का आशय से 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान भारत का बादशाह 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर था। तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल में गद्दी पर अकबर बैठा था। आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह अबुल फजल के द्वारा। आईने ए अकबरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा। आईने ए अकबरी अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। यह अकबर नामा के तीनों भाग में से तीसरा भाग है। इसमें अकबर कालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है, ठीक है। चलिए, इत्मादु दौला मकबरा आगरा में किसने बनवाया? इत्मादु दौला मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो नूरजहां ने। किसने बनवाया? नूरजहां ने यह बनवाया था। चलिए आगे चलिए। इत्मादु दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 1628 ईस्वी के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारी इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदांग सफेद संगमरमर का बना है। ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा इस मकबरा तथा अलंकार के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्रांड्यूरा अर्थात संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थर को जड़वाया शैली का प्रयोग किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। प्राचीन कारी पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो वह दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों का नक्काशी करना, ठीक है। चलिए और बढ़ते हैं आगे, देख लीजिए। पच्चीकारी या परचिनकारी या पिट्रा ड्यूरा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ध्यातव्य है कि भारत में पेट्रा ड्यूरा नामक जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमाद उद दौला के मकबरे में किया गया। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। चलिए, मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो लगान निर्धारण का तरीका था। बंटाई का अर्थ क्या था? तो लगान निर्धारित करने का तरीका था। देखिए क्या कहा जा रहा, मध्यकाल में बंटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारित करने की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच करता था। अरे वो जो बटाई नहीं होता है, बटैया खेत उत वाला होता है, वो इसीलिए वो बंटाई करके दिया, तो बटाई ही होता है, ठीक है। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारित के लिए 3 प्रणाली अपनाया था। पहला नसक या मुत्ताई अर्थात कनकुत, और दूसरा नगदी या जप्ती, तो जैसे होता है ना नगदी वह पैसा पर खेत देता है, और तीसरा गल्ला बक्सी या बटाई कि जितना खेत में उपजा था आधा आधा बांटेगा दोनों, यही बटाई हो गया। और नगदी मतलब पूरा पैसा दे करके हुआ, ठीक है। बटाई तीन प्रकार के होते थे, खेत बटाई, लंक बटाई या रास बटाई। ये बटाई भी कई प्रकार के होते थे? 3 प्रकार के होते थे। तो ये तो लगान कर का था एक, ठीक है। चलिए 78 में चलिए। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो वह थे हुमायूं, ठीक है। चलिए, हुमायूं ने चित्रकारियों के लिए कारखाने कारखाने
क्या दिया गया, NCERT, मतलब NCERT बुक के अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक में बनाया गया था। क्या क्या कर रहा है, तो मतलब अलग अलग पुस्तक में अलग अलग वर्णन है जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा है। बिहार लोक सेवा आयोग प्रश्न उत्तर 1 लिया, हटाइए, ये सब जगह सब पुस्तक में अलग अलग है, लेकिन हम सब इसको ध्यान रखेंगे। किस मुगल शासक ने चित्रकारियों के लिए कारखाना बनाया था, तो हुमायूं था। NCERT का यही आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है और BPSC भी यही ले रहा। चलिए, दास्ताना ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है, तो यह चित्रांकन, देखिए स्टार लगाए गए हैं प्रश्न में। देखिए इसका आंसर क्या निकलता है, क्योंकि ये चारों ऑप्शन में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय ये 47वीं BPSC के समय 2004-5 में लिए गए थे ना, तो उस समय ऑप्शन 4 ही रहता था। चलिए, अकबर ने अनेकों अनेकों ग्रंथों को चित्रित करवाया था, इसमें सर्वप्रथम दास्ताना ए अमीर हमजा है, जब हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले मीर सैयद अली तथा बाद में अब्दुस मद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारियों ने इसे तैयार करने का हिस्सा लिया था, ठीक है। चलिए, इसमें करीब 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामे का उल्लेख है, अतः बी और सी दोनों सही विकल्प है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा था, फिर से हम आपको याद दिला दें कि दास्ताना ए अमीर हमजा का चित्रकांकन किसने किया था, तो इसका जो आंसर है वो बी और सी दोनों है, मीर सैयद अली और साथ में मंसूर के द्वारा, दोनों के द्वारा किया गया था। चलिए, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ, तो अकबर के दरबार में हुआ था, ठीक है। देखिए क्या कहा जा रहा, अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ, जिनसे मुगल चित्रकारी ने दो विशेषताएं ग्रहण किए थे, व्यक्ति विशेष का चित्रण और दूसरा दृश्य में आगे देखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। अर्थात चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय में दसवंत अग्रणी चित्रकार था, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है, तो जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। चलिए 81 में चलिए, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, तो यह अकबर के थे, दसवंत और बसावन, ठीक है। चलिए देखिए, दसवंत और बसावन अकबर कालीन चित्रकारी थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपने समय में अग्रणीय चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर लिया। अकबर कालीन चित्रकार के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाया है। दसवंत को, बसावन को, केशवलाल को, मुकुंद को, मिस्किन को, फारूक को, कलम को, माधव को, जगन्नाथ को, महेश को, खेमनकरण को, तारा को, सांवला को और हरिवंश यादि को बताते थे कि अकबर के समय में ये चित्रकारी करता था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या कहा जा रहा, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, तो वह जहांगीर के समय में। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, तो जहांगीर के समय में। आइए, मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गया। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल
पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों को चित्र बनाते समय एक ही चित्र विभिन्न चित्रकारी द्वारा मुख, शरीर तथा पैर को चित्रित करने का रिवाज था। ठीक है। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारी के अलग अलग योगदान को पहचान सकता है। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्य को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्य तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न आइए, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो यह अकबर की थी। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर की थी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूलने के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरल अमल तथा जब्ती खसरे की तैयार के आधार पर आधारित है। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित था। इसके अतिरिक्त अकबर के समय कानून कूट तथा आईने दहसाल जैसी अन्य भू राजस्व प्रणाली भी प्रचलित थी। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल का निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो विलियम फिंच, देखिए ये क्या कह रहा कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिले के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोग 40 साल तक काम किया था। तो विलियम फिंच के यह कथन था। देखिए क्या कहा जा रहा, विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ फोर्ट पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे हैं। इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोग काम किया करते थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो कौन था? सुल्तान जैनुल आबिदीन। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध था सुल्तान जैनुल आबिदीन। सुल्तान जैनुल आबिदीन। ठीक है। देखिए क्या कहा जा रहा, अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्य के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद करवाया। श्री भट्ट तत्व और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए, दो असप्पा एवं सिंह असप्पा प्रथा किसने शुरू किया? तो जहांगीर ने। दो असप्पा एवं सिंह असप्पा प्रथा किसने शुरू किया? तो यह जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया। दो असप्पा और सिंह असप्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाया ही मनसबदार के अधिक सेना रखना पड़ता था। देखिए दो असप्पा का अर्थ होता था, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे, और सिंह असप्पा का मतलब था कि मनसबदार को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। तो दो असप्पा में दुगना और सिंह असप्पा में 3 गुना। ठीक है। चलिए ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो वह कंधार थी। ठीक है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़ों की जड़ क्या थी? तो गंधार थी। चलिए आ जाइए, गंधारी राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि गंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान शाह के प्रतिष्ठा के विषय बन गया। दोनों शासकों की
साम्राज्यवादी योजना कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ गंधार को अपने हाथ में रखने पर ही निर्भर था। चलिए अगले प्रश्न आइए। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने किया? तो शाहजहां ने। दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने किया। अकबर के फतेहपुर सिकरे की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में किया था। वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका निर्माण 1639 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 9 साल पूर्ण हुआ। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौर दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। चलिए अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया? तो किस इतिहासकार ने ऐसा कहा था? तो देखिए यह इतिहासकार जो थे एल श्रीवास्तव। देखिए क्या कहा जा रहा, डॉक्टर एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से सत्य माना जा सकता है। जे.एन. सरकार और बी.एस. स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। एस.आर. शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है। अतः सी विकल्प सही है। ठीक है, तो सी विकल्प में सही क्या हो गया? एल श्रीवास्तव ने शाहजहां के काल को स्वर्ण काल माना था। चलिए आ जाइए पूरी 90 नंबर। औरंगजेब द्वारा चलाए गया जिहाद का अर्थ क्या था? तो यह जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम। देखिए औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम। देखिए क्या कहा जा रहा, औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं था। उदारदास के विरुद्ध सुन्नी कटरप्पा के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमान देशी के विरुद्ध धर्म युद्ध करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम राज्य के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाए। ठीक है, तो दारुल इस्लाम था। जिहाद का अर्थ क्या होता है? दारुल इस्लाम। चलिए पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो आप सब लोग जानते हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। देखिए गुरु गोविंद सिंह सिख गुरु के 10वें गुरु थे जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। मुगल प्रशासन में मुहतबसीब था क्या था? तो लोक आचरण अधिकारी था। मुगल शासन में मुहतसीब क्या थे? तो लोक आचरण अधिकारी थे। चलिए मुगल प्रशासन में मुहतसीब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं के निवास निषिद्ध घोषित कर दिया। ठीक है, वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम सौतानपुरी रखा गया। सौतानपुरी रखा गया था। चलिए 93 में चलिए, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है किसको? तो विद्वानों की दी जाने वाली राजस्व मुक्ति अनुदत्त भूमि को मदद ए मास कहा जाता था।
ठीक है। चलिए, मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। इसे सयूर गाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था। सद्र का यह भी दायित्व था कि उन अनुदानों का दुरुपयोग ना होने पाए। यह भूमि रूपांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहता था। ठीक है। चलिए, आ जाइए। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन बना? तो मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह थे। चलिए, शाहजहां द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसी के काल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हजार अशरफियां, 1 करोड़ रुपये का सोना, 50 करोड़ की जवाहर और कोहिनूर और तख्त ए ताउस भी ईरान ले गए थे। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह को वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय को। देखिए, शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक है। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की कुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा तथा दिल्ली के सिंहासन 1760 ईस्वी में से 1760 ईस्वी से 1771 ईस्वी तक खाली पड़ा रहा। 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। चलिए, आगे चलते हैं। क्या कहा जा रहा है अगले प्रश्न? चलिए, अगले प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, आ जाइए। 97 नंबर प्रश्न। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था? तो मुख्य न्यायाधीश। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था तो कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए, देखिए क्या कहा जा रहा। मुख्य काजी, काजी उल कुजात एक प्रधान काजी था। वह न्याय विभाग का प्रमुख था। चलिए, 98 में चलिए। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन थे? तो वह बाबर थे। ठीक है। देखिए, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल शासक वास्तव में तुर्की के चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खान ने द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा। ठीक है। जिसकी जिसकी अधिकार के मध्य एशिया एवं तुर्क देश तुर्किस्तान था। ठीक है। तो मुगल का स्थापना बाबर किया। चलिए, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन थे? तो जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, आ जाइए। जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना किया एवं अपनी राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कैकुबाद द्वारा बनाए गए अपूर्ण किलोखरी या किलुगढ़ी के महल में करवाया था। डॉक्टर एएल श्रीवास्तव के अनुसार जलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा था। चलिए, पूरी 100 नंबर प्रश्न पहुंचते हैं। ठीक है। 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहां पर लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें किसकी पराजय हुई थी? तो हुमायूं की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। ठीक है, हुमायूं हारा था। चौसा की लड़ाई 26 जून 1539 ईस्वी को शेर शाह सूरी और
मुगल शासक हुमायूं के बीच हुआ। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और फरीद अल दीन शेरशाह की उपाधि धारण किया था। चलिए 101 नंबर आइए। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हो गया था? तो 1759 ईस्वी में। देखिए, मुगल सम्राट अली गौहर ने 1759 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया एवं पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री में राज्याभिषेक किए और अपना नाम शाह आलम द्वितीय रखा। इसके समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 तथा बक्सर का 1764 का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो अली गौहर बिहार अभियान कब किए? 1759 में किए। और यहाँ से शुरुआत हो जाती है आधुनिक भारत के इतिहास, जो कि प्राचीन भारत हम सब कर चुके, मध्यकालीन भारत दूसरे वीडियो में किए। चलिए तीसरे वीडियो में आधुनिक भारतीय इतिहास का जितना सारा प्रश्न रहेगा वह सभी प्रश्न कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग बन जाइए, जुड़ जाइए इस परिवार के साथ में। कैम्ब्रिज जीएस क्लास बाय श्याम सर के ग्रुप में आप सब लोग भी क्या हो जाइए, जुड़ जाइए। चलिए, क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।